फंसेगा वही जो चुप रहेगा। तो चुप नहीं रहना, कीप कम्युनिकेट प्लीज, बातचीत जारी रखिए। एक सर्वे आया अभी लेटेस्ट, जो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। पूरी दुनिया के लोगों ने, यूरोपियन जो एसोसिएशन है उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर सर्वे किया, तो एक जानकारी प्राप्त हुई कि दुनिया में सबसे कम तलाक हिंदुस्तान में होते हैं। दुनिया में सबसे कम तलाक कहाँ होते हैं? हिंदुस्तान में होते हैं। तो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट 4-5 पेज की थी। तो पहले पॉइंट पे लिखा था क्योंकि यहाँ पर पति पत्नी झगड़ा बहुत करते हैं। तो रिपोर्ट कर पढ़कर मैंने कहा यार ये कैसी रिपोर्ट है, झगड़ा होने से तो तलाक होने चाहिए। लेकिन इस पहली रिपोर्ट के पहले पॉइंट पे लिखा है क्योंकि यहाँ के पति पत्नी झगड़ा बहुत करते हैं। तो मैं बीच में बोल पड़ा, मैंने कहा ये क्या रिपोर्ट है? वो कहा सुन तो सही, दूसरी पढ़। तो मैंने दूसरी पढ़ी तो वहां पर लिखा कि झगड़ा तो बहुत करते हैं लेकिन झगड़ा खत्म होते ही बात करते हैं। क्या लिखा हुआ था? झगड़ा खत्म होते ही क्या कर लेते हैं? वापस बात कर लेते हैं, और इसलिए रिश्ते लंबे चलते हैं, है ना। हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है कि पति पत्नी बहुत तेज झगड़ा करते हैं, इतना तेज झगड़ा करते हैं, लेकिन अचानक घर में मेहमान आ जाए तो ए जी ओ जी इतने प्यार से बात करते हैं जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम इन्हीं के घर में है। ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? पति पत्नी के झगड़ा हो रहा है और बच्चे के चोट लग जाए तो पति पत्नी झगड़े को थोड़ा साइड में रखते हैं और थोड़ा कॉन्सेंट्रेट ऑन सन, है ना, जो अपने बेबी है उसके ऊपर पूरा ध्यान दे देते हैं वो लोग। ये क्या करते हैं? झगड़ा रोज करते हैं लेकिन बातचीत चालू रखते हैं। जैसे दिन भर झगड़ा किया, शाम को फिर बात कर लेते हैं, फिर झगड़ा किया, फिर बात कर लेते हैं, तो जीवन लंबा चलता रहता है। तो मैं सारे शादीशुदा जोड़े जो झगड़ा करते हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपको ये झगड़ा जारी रखना है, कभी भी बंद नहीं करना है ना, कंटिन्यू झगड़ा जारी रखिए, लेकिन झगड़ा खत्म होते ही बात चालू कर दीजिए, ठीक है ना। झगड़े में कोई कमी है तो तलवार लेकर आइए, तलवार से झगड़ा कीजिए, लेकिन बातचीत बाद में चालू करनी। झगड़ा खत्म होते ही क्या करनी है? बातचीत कंटिन्यू करनी है। अगर बातचीत कंटिन्यू करते रहेंगे ना तो जीवन में सारी समस्याओं का हल बातचीत से है। दुनिया के हर महान व्यक्ति ये कहते हैं, देश की बड़ी बड़ी समस्या भी होती है तो कहते हैं बातचीत के जरिए सुलझाओ, है ना। झगड़ा करने का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बातचीत करेंगे। लेकिन यूरोपियन कल्चर में आप जाएं या वेस्टर्न कल्चर में आप जाएं तो वहां ऐसा नहीं होता। वहां पर क्या होता है? झगड़ा करके दोनों अलग अलग कमरे में सो जाते हैं, फिर क्या होता है? दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ भी सोचते हैं। जब कुछ भी सोचते हैं तो सोचने की कोई सीमा नहीं होती, और जब सीमा नहीं होती तो झगड़ा फसाद का रूप ले लेता है। इतनी दूरियां बढ़ जाती है कि तलाक हो जाता है, और वहां तलाक करना भी बड़ा आसान है। एक लाइन में बोलना पड़ता है ब्रेकअप। दोनों समझ जाते हैं कि दोनों को अलग अलग रहना है, इसलिए बातचीत जारी रखेंगे। मैं आपसे पूछूंगा तो जवाब देंगे। कैसे हैं आप लोग? अभी भी कुछ लोग नहीं बोल रहे। देखिए, जब आप कुछ नहीं बोलते हो ना तो सामने वाले को ये मौका देते हो कि वो तुम्हारे बारे में कुछ भी सोच ले। मैंने आपसे पूछा आप कैसे हैं और आप चुप है, तो फिर मैं कुछ भी सोच सकता हूँ, है ना। मेरे को थोड़ी रोक सकते हो आप। मैंने पूछा आप कैसे हैं, आप चुप हैं, तो मुझे लग रहा है इसकी बीवी ने इसको मारा होगा। मेरे को थोड़ी रोक सकते हो आप, मैं कुछ भी सोच सकता हूँ। लेकिन ये मैं कब सोचता हूँ? जब तुम चुप रहते। अगर जवाब दोगे तो फिर कुछ भी सोचूंगा नहीं। कैसे हैं आप लोग? राइट, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मुकेश कोठारी है और मैं भीलवाड़ा से आया हूँ। राजस्थान की एक छोटी सी सिटी है, टेक्सटाइल सिटी के नाम से जानते हैं। 1973 में मेरा जन्म भीलवाड़ा में हुआ। मेरी पूरी एजुकेशन भीलवाड़ा की थी। आई एम सिंपली बीकॉम, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। यहाँ पर कई लोग होंगे जो मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। मैं प्रणाम करता हूँ उनको और ज़िंदगी भर कोशिश करूँगा कि मैं आपसे सीखूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर बुलाया गया सिखाने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति गुरु है। तुम भी गुरु, मैं भी गुरु, हो जाते हैं शुरू, फिर कौन रोक सकता है? जब गुरु तुम भी हो, हम भी हैं, फिर कोई रोक नहीं सकता। प्रॉब्लम तब आती है जब एक व्यक्ति अपने आप को गुरु मान लेता है, सबको चेले समझ लेता है, वहीं पर समस्या चालू हो जाती है। आरसीएम के बारे में हम ज्यादा जानते हैं तो आरसीएम के गुरु हम हैं। जीवन के बारे में आप ज्यादा जानते हैं तो जीवन के गुरु आप हैं। और गुरु कभी एक बनाना ही नहीं चाहिए। गुरु एक बनाओगे तो गुरु की अच्छाइयों के साथ बुराइयां भी हमारे अंदर आएगी। तो गुरु कभी एक नहीं बनाना। गुरु किसको बनाना? सबको गुरु बनाना, सबको, जो भी सामने आ जाए गुरु बनाना है।
और फिल्टर लगाना है दिमाग पर, और बार बार सोचना है कि मुझे इससे क्या सीखना है। जो सीखना है वही सीखूंगा, जो नहीं सीखना है वो नहीं सीखूंगा। तो मेरी अपलाइन ने हमेशा कहा है कि सीखना चाहो तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी सिखा देता है, इतनी नहीं पीनी चाहिए। तो हम तो शराबी को भी सैल्यूट करते हैं। मैंने कहा भैया डेमो पहले करके बता दिया तूने, नहीं तो मेरी हालत खराब हो जाती है ना। तो शराबी भी गुरु बन सकता है, बच्चा भी गुरु बन सकता है। परिस्थिति के हिसाब से हर व्यक्ति गुरु होता है। बस फर्क इतना है कि जैसे आप आईएएस अफसर हैं और आपको रोटी बनाना सीखना है तो हमारी बहन से ही सीखना पड़ेगा। वहां पर गुरु वो है। जीवन में दूसरी जगह गुरु आप हो सकते हैं। सभी गुरु मानिए और सभी अपने आप को स्टूडेंट मानिए, समस्या ही खत्म। ठीक है जी। तो आप भी गुरु, हम भी गुरु, तो हो जाए शुरू। फिर कोई दिक्कत नहीं। अब कोई ईगो तो नहीं रहा ना आपका, यार ये मुकेश कोठारी मुझे क्या सिखाएगा। नहीं सिखा सकता भाई, मुझे अच्छी तरह पता है, तुम भी तो गुरु हो। अब थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, थोड़ा बहुत तुम जानते हो, नैया पार लगा देंगे ना। जब आगे आगे चलते जाएंगे नैया पार हो जाएगी। तो 1973 में जन्म के बाद अपनी इंटर एजुकेशन लेने के बाद एक प्राइवेट नौकरी से मैंने अपना इकोनॉमिकल करियर चालू किया था और मेरी पहली सैलरी थी 750 रुपए, 750 रुपीज ओनली। 750 रुपए की नौकरी मुझे क्यों करनी पड़ी? क्योंकि पिताजी करोड़पति थे। यस। हे भगवान, कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे आए जैसे कोई सत्यनारायण की कथा है। हर जगह ही स्वाहा बोलना कोई जरूरी है क्या? एक जगह बिना सोचे समझे स्वाहा बोले थे, फंस गए ना। वो फेरे में बैठे थे ना, तो पंडित पता नहीं क्या गुड़गुड़ गुड़गुड़ स्वाहा, तो वो लाइन तो सुन ही नहीं रहे, स्वाहा ही कर रहे हैं, फंस गए। वो बिल्कुल क्लियर कट कह रहे थे भैया आप रोने वाले हो, तुमने कहा स्वाहा। रो फिर, इसलिए सोचो समझो यार। ऐसा एक बार क्या हुआ, मैं कहीं सेमिनार ले रहा था यूपी में, वहाँ के लोग इतने एक्साइटेड थे कि हर बात पे यस ही कर रहे थे। तो मैंने एक वीडियोग्राफर को बुलाया, मैंने कहा भाई मैं इनसे यस कराऊंगा, तुम वीडियोग्राफी कर लेना। तो सबको मैंने जोश में भर दिया और फिर मैंने कहा तो फिर आज से आपकी प्रॉपर्टी मेरी। तो यस। फिर क्या वीडियोग्राफी बना दी मैंने और फिर कोर्ट तक घसीटा उनको कि इतने सारे लोगों के सामने बोला। तो भाई सोच समझ के यस नो बोलना है, इसे कोई जरूरी थोड़ी हर चीज पे यस करना। सोचो, दिमाग लगाओ, क्या बोल रहे हैं उसके आधार पर यस और नो करो। थोड़ा लेट कर दो, क्या फर्क पड़ता है। तो परिवार का मेरा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा नहीं था। मैं जब 9 साल का था तब मेरे पिताजी रिटायर्ड हो गए थे, डिफेंस के अंदर थे वो। फिटनेस साथ नहीं देती थी, वक्त से पहले उन्हें कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। मेरी एकदम छोटी सी क्यूट सी फैमिली थी, माँ बाप और आधा दर्जन बच्चे। हंस रहे हो यार, आप हंसने की क्या मतलब, हर बात में क्यों हंसते हो आप? अच्छा हाँ ओके, अच्छा मैंने क्यूट बोला इसलिए, छोटी फैमिली। ओ अब जाके समझ में आ रहा। छोटी फैमिली इसलिए बोला क्योंकि आज के जमाने के हिसाब से नहीं बोला। आज के जमाने में 1-2 का हिसाब है। हिंदुस्तान के लोग अब तो जागे कि बच्चे कम पैदा करो। उससे पहले आज़ादी के बाद हमारे बुजुर्ग लोगों ने इतना गजब का काम किया कि साला बच्चे पैदा करने के अलावा कोई काम ही नहीं किया। और मजे की बात है, साला चाइना को पीछे कर दिया पूरा का पूरा। इतने बच्चे पैदा हो गए। तो आज के अभी तो अपन 1-2 की बात करते हैं, लेकिन आज के 50, 60, 70 साल पहले उसे कोई गिन कर पैदा नहीं करता। हमारे पूरे मोहल्ले में सबसे छोटी फैमिली मेरी थी, पूरे मोहल्ले में सबसे छोटी। हमारे पड़ोस में लोढ़ा साहब थे, उनके 11 बच्चे। पूरी क्रिकेट की टीम घर पर ही थी, एम्पायर भी घर पर ही। तो उस समय सबसे छोटी फैमिली पूरी, आई थिंक पूरे मोहल्ले में हमारी ही थी। माँ बाप संघर्ष कर रहे थे, उनके जीवन के पर्सनल सपने खत्म हो गए थे। बस वो किसी तरह चाहते थे, 250 रुपए पेंशन आती थी, माँ अचार पापड़ चटनी बनाकर घरों घरों में बेचा करती थी। और वो सपना था कि किसी तरह सारे बच्चे पढ़ लिख जाए। और उनका फोकस था मेरे ऊपर। मैं सबसे छोटा था तो सोचते थे कि अंतिम जिम्मेदारी भी पूरी हो जाए, तो वो मेरे ऊपर ज़्यादा एकाग्र होते थे। लेकिन पढ़ने लिखने में मेरी रुचि नहीं थी, बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। फिर भी मैं बीकॉम हुआ, फिर मैंने नौकरी की, फिर मैं बिजनेस में आया, फिर आरसीएम बिजनेस में आया। आरसीएम में आने के बाद 23 साल मुझे बीत गए। 23 साल में हर कुछ जो जीवन में सोचा था वो सब कुछ किया। ये सारा क्या क्या मुझे मिला, मैंने अपने जीवन में क्या क्या किया, लेकिन ये किया कैसे, लेकिन किया क्यों, ये सारी बातें मैं अब आपके सामने बताने वाला हूँ। और ये भी बता के जाऊँगा करना क्या है, आप लोगों को करना क्या है। हम लोग लकीर के फकीर होते हैं, जो करना हो तो छोड़ देते हैं, केवल ऊपर ऊपर से डेकोरम कर लेते हैं।
अंदर की चीजें आना जरूरी है और सारी बात करेंगे, लेकिन मैं अपनी बात करने से पहले मेरी डॉटर से आपको मिलाना चाहता हूँ। मेरी डॉटर जिसका नाम है अंजलि कोठारी। और क्यों मिलाना चाहता हूँ, उद्देश्य समझ लीजिए मेरा। आप में से सब लोग आरसीएम में उससे ज्यादा जानते हैं, क्योंकि उसने तो आरसीएम ज्वाइन किया अभी मार्च में है। तो आप में से किसी भी व्यक्ति को आरसीएम नहीं सिखा सकती, क्योंकि आरसीएम में आपका नॉलेज उससे ज्यादा है। लेकिन आपने आरसीएम ज्यादा किया है, उसने आरसीएम देखा ज्यादा है, क्योंकि वो 24 साल की है और आरसीएम 23 साल का है। 23 साल से मुझे आरसीएम करते हुए देख रही है। जब वो 1 साल की थी, होश संभाला ना, तब से वो जानती है कि पापा कब उठते थे, कब जाते थे, लोग कैसे आते थे, वो कैसे रिएक्ट करते थे, पूरे दिन में क्या काम करते थे, स्कूटर पर कैसे दौड़ भाग करते थे, सर्दी गर्मी में क्या होता था, सफलता मिली तो क्या हुआ। ये इतनी बारीकी से वो सारी ज्यादा चीजें जानती थी। लेकिन कहते ना कि दिए तले अंधेरा, तो हम पूरी दुनिया को समझा रहे थे, लेकिन घर वाले नहीं समझ रहे थे। बच्चों को क्या समझ में आता वो हमें पता नहीं था। तो बच्चे आरसीएम से दूर होते जा रहे थे। इतने दूर हो गए कि उन्होंने इकोनॉमिकल क्राइसिस तो कभी देखी नहीं। पैसे की वैल्यू क्या होती है वो तो आप लोग जो अलग अलग स्टेट से यहाँ पर आकर बसे हैं वो जानते हैं, है ना। ये थोड़े से चंद पैसों के लिए आपको स्टेट छोड़ने पड़े, अपने घर बार को छोड़कर फरीदाबाद पे दिल्ली में आकर बसना पड़ा। तो पैसों की वैल्यू ये बच्चे जो अच्छे जगह पर पैदा हुए हैं उनको पता नहीं, क्योंकि जब वो 2 साल की थी तो ना मेरा आरसीएम बिजनेस का 1 महीने का कमीशन 2,85,000 का था। 1 महीने का 2,85,000 का, जब वो 2 साल की थी। तो इकोनॉमिकल क्राइसिस क्या होता है उन्हें पता नहीं है। मेरी पूरी इंटायर एजुकेशन हुई है 5 रुपए सालाना फीस में। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 5 रुपए सालाना फीस लगती थी, उसमें मेरी एजुकेशन हुई। और जब वो 2nd, 3rd, 4th क्लास में पढ़ती थी तो उसकी फीस थी 7 लाख रुपए पर ईयर। अभी के हिसाब से बात करें, 2002 के बाद अभी के हिसाब से बात करें तो 25 लाख रुपए पर ईयर, इतनी फीस में वो स्कूलिंग की। बिट्स पिलानी के अंदर उसकी पूरी इंटायर एजुकेशन हुई, बिल्डा इंटरनेशनल स्कूल के अंदर। 12th किया उसने, फिर अमेरिकन इंस्टीट्यूट से फैशन कम्युनिकेशन की डिग्री ली। एक होता है फैशन डिजाइनर, एक होता है फैशन कम्युनिकेशन। डिजाइनर मतलब कपड़े बनाना, कम्युनिकेशन मतलब कपड़े की मार्केटिंग करना। तो फैशन कम्युनिकेशन की डिग्री ली। फिर उसने जॉब चालू किया मुंबई में, पीआर का, पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर का जॉब चालू किया, फिल्मी सेलिब्रिटी का। तो शाहिद कपूर, अनिल कपूर, प्रियंका चोपड़ा, इन सब की वो पीआर रही है। पीआर का मतलब क्या पहले समझ लीजिए। पब्लिक जो होती है ना, उसके अंदर एक सेलिब्रिटी की इमेज कैसी हो, ये पीआर डिसाइड करता है ना। पीआर कहता है ऐसा ऐसा करो ताकि पब्लिक आपके बारे में ये सोचेगी। जैसे नरेंद्र मोदी जी को आपने कोविड में दाढ़ी बढ़ाते हुए देखा कि नहीं देखा? इतनी बड़ी दाढ़ी कर ली थी उन्होंने। ये उनका आइडिया नहीं था, वो उनके पीआर का आइडिया था। पीआर ने उन्हें समझाया कि कोविड में सब लोग परेशान हैं, नौकरियां छिन रही है, रोजगार जा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं लोग बाग, और तुम अगर दाढ़ी बनाकर घूमोगे तो लोगों को तुम्हारे पर गुस्सा आएगा, दाढ़ी बढ़ा लो। और उन्होंने दाढ़ी बढ़ाकर मैसेज दे दिया, भाई और बहनों दुखी तुम अकेले नहीं हो, मैं भी हूं, देखो दाढ़ी बढ़ा। ये पीआर का काम होता है। पद्मावत फिल्म आपने देखी? तो पद्मावत फिल्म में, फिल्म रिलीज होने से पहले, फिल्म की शूटिंग होने से पहले केस हो गए। अरे भाई अभी फिल्म में है ही क्या यही पता नहीं है, तो पहले कैसे केस हो सकते हैं? तो मजे की बात यह है, केस होते नहीं, पीआर के द्वारा करवाए जाते हैं। पब्लिक ताकि सोचे कि इसके अंदर कोई खास बात है। केस हुआ इसका मतलब इसको देखना ही नहीं। कहीं पर भी 2 आदमी झगड़ा करते हैं तो हमारी आदत क्या होती है, हम सुनते हैं झगड़ा क्यों हो रहा है ना। क्योंकि जब तक क्यूरियोसिटी पैदा नहीं करते तब तक आदमी हिट नहीं होता। तो हर सेलिब्रिटी के, फिल्मी सेलिब्रिटी, जितने भी सितारे हैं, राजनीतिक सितारे हैं, सबके पीआर होते हैं। और वो पीआर ये डिसाइड करते हैं कि पब्लिक में इसकी क्या बात जानी चाहिए, क्या चीजें अखबार में छपनी चाहिए। वो अखबार वालों को भी कंट्रोल करते हैं पीआर वाले। तो पीआर की जॉब की, जब वो ट्रेनिंग पीरियड में थी तब 1 लाख सैलरी थी। पहले साल जब वो ट्रेनिंग पीरियड में थी तब 1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी थी। 10 साल वो पीआर में काम करती तो 15 लाख रुपए पर मंथ कमा लेती। लेकिन 2 साल जॉब करने के बाद उसे अच्छी तरह पता चल गया कि ये नौकरी क्या है, ये फिल्मी सितारों की चकाचौंध क्या है। और 2 साल नौकरी करने के बाद वो आरसीएम बिजनेस में आई। अभी फुल टाइम आरसीएम बिजनेस के अंदर है। और वो क्यों आई? इतनी बड़ी जॉब छोड़कर, सब कुछ उसके पास था, है ना, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास था, फिर उसे क्या जज गई, वो क्या सोचकर इसमें आई। अभी सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, जो यंग जनरेशन के लोग हैं ना, उनके सोचने का नजरिया अलग है। वो चकाचौंध में रहते हैं,
है वो IIT इंजीनियर करेंगे, डॉक्टर करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, उनको पता नहीं कि कितने बड़े पापड़ बेलने पड़ने सकते हैं आपको वहाँ पर जाने के बाद। और जितनी भी जगह पर आप पढ़े लिखा करके आगे पहुंचेंगे ना, वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी के बॉस के नीचे ही काम करना पड़ेगा। आप आज़ादी की ज़िंदगी नहीं जी सकते, लेकिन उसे 2 साल में यह महसूस हुआ। आइए हम जानते हैं उसी की जवानी, क्योंकि ज़्यादा अच्छा वो बोले तो 15-20